Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। इसके पहले वाला वीडियो में आप लोग को हम इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन करवा दिए थे। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन चार्ज के बारे में बताया गया था आप लोग को। कूलॉम्स लॉ को जनरली हम लोग इंटरेक्शन फोर्स भी बोलते हैं। कूलॉम्स लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन फोर्स। जनरली एक कूलॉम्स एक साइंटिस्ट का नाम था और उनके अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल्स या कोई दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले ये समझेंगे कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। एक पॉइंट चार्ज होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज होता है। एक पॉइंट चार्ज होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज होता है। तो कूलॉम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स को ही एक्सप्लेन किए थे। सपोज एक चार्ज बॉडी आपका A है और दूसरा चार्ज बॉडी आपका B है। ठीक, इस दोनों के बीच के फोर्स को एक्सप्लेन किए थे कौन? कूलॉम्स लॉ। समझे? इस दोनों के बीच के फोर्स को एक्सप्लेन किए थे कूलॉम्स लॉ। उनके अनुसार कोई भी दो बॉडी अगर कुछ डिस्टेंस पर रहता है, सपोज एक बॉडी A और एक बॉडी B है, एक दूसरे से दोनों r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, एक दूसरे से दोनों r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। बोले थे हम आप लोग को कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स रहता है तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है। याद है, जैसे प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। प्लस माइनस रहेगा तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसका ऐसे डायग्राम रहेगा, आई ऐसे रहेगा। ठीक, उसके बाद बोले थे अगर माइनस माइनस चार्ज रहेगा तब भी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। उस टाइम आप लोग को बताए थे। ठीक, अब समझने वाली बात यह था कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो कितना फोर्स लगाएगा या उस फोर्स का क्वांटिटी क्या रहेगा, कितना मेजरमेंट का फोर्स लगाएगा। सोचने वाली बात यह था वहाँ पे। इस चीज को ही मेजर कर सकते हैं हम लोग किससे? कूलॉम्स लॉ से। ठीक, तो कूलॉम्स चच्चा जो थे वो बोले आप लोग को कि और कोई चार्ज पार्टिकल A है, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लीजिए Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है। ठीक, तो बोले कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग लाइन है उस लाइन के अकॉर्डिंग ही फोर्स लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये पार्टिकल इसको फोर्स लगा के धक्का दे के इधर नहीं भेज सकता, इधर नहीं भेज सकता है। जब भी फोर्स लगाता है तो उस दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अकॉर्डिंग ही फोर्स लगता है। एक इनका किसका कॉन्सेप्ट था? कूलॉम्स का। ठीक, उनके अकॉर्डिंग कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स, अगर देखिए Q1 है तो ये F12 इस फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पर वो जो फोर्स इस पे लगाएगा उस फोर्स को हम लोग F12 से नोट करते हैं। F12 का मतलब होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, अब देखिए ये इस पे फोर्स लगा रहा है, फिर ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। इसको डिनोट करते हैं F21 से। उसको डिनोट करते हैं किससे? F21, जिसको लोग बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर? अब देखिए इन कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट रूल था कि दोनों के बीच का चार्ज जो होता है या फोर्स होता है और उसके बीच लगे चार्ज प्रोडक्ट का क्या होता है? चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो लिख लीजिएगा इसको फर्स्ट पॉइंट में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स is directly proportional to its product। देखिए उसके बीच का जो फोर्स लग रहता है वो दोनों चार्ज प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिस्टेंस
बिटवीन देम, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, तो कंबाइन करने के बाद मिलेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाइएगा तो कांस्टेंट के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए जनरली इसका फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स डिपेंड करता है उसके बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करता है। ठीक, ऐसा नहीं कि चार्ज का, तो चार्ज पे तो डिपेंड करेगा ही। फर्स्ट पॉइंट डिपेंड करता है चार्ज पर, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ाइए उतना ही फोर्स इंक्रीज करेगा, उसके बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ाइएगा उसका फोर्स उतना ही डिक्रीज करेगा। और उसके बाद का मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है आपका के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट डिपेंड करता है आपका उस टाइम का मीडियम पर कि किस मीडियम में दोनों चार्ज पार्टिकल्स आपका है। देखिए याद रहेगा आप लोग को कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ मेनली रूप से 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ये भी याद रखिएगा कि कूलॉम्स लॉ कोई 2 पॉइंट चार्ज के बीच के लाइन ज्वाइनिंग वे पे ही वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि कहीं पे भी उसका फोर्स लगा सकता है। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स फोर्स एग्जर्ट करता है तो वो अपनी लाइन पॉइंट सोर्स का लाइन ज्वाइनिंग पर ही एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं कि इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर लगा देगा, इधर लगाएगा, नहीं। जब भी फोर्स एग्जर्ट करता है तो इस वे में ही एग्जर्ट करता है, इस तरफ और इस तरफ, दोनों अपोजिट साइड में फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्लियर। अब देखिए अभी हम आप लोग को बोले एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का, अब एफ इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कूलॉम्स लॉ से हम लोग ए वेरीफाई कर सकते हैं, ए पता कर सकते हैं कि ये इसमें फोर्स लगा रहा है तो कितना तगड़ा फोर्स लगा रहा है। ठीक, अगर ए पार्टिकल इसमें फोर्स लगा रहा है तो कितना तगड़ा फोर्स लगा रहा है। बट अब ये याद रखिएगा कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स रहेगा एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करता है तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जर्ट करता है। दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जर्ट करता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। वहां पे क्या होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर। के का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा ऐसे, के इक्वल टू होता है 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसका यूनिट भी होता है, इसको आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कभी। के का जनरली वैल्यू होता है के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसके बारे में एप्सिलॉन नोट के बारे में बताएंगे, हम आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको बताए थे कि ऐसे लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन नोट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। ठीक, एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोलते हैं। ठीक, देखिए अब हम बोलेंगे आप लोग को यूनिट एंड डायमेंशन लिखने के लिए, किसका, एप्सिलॉन नोट का, समझे। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं एप्सिलॉन नोट का वैल्यू फाइंड कीजिए, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए अभी हम आप लोग क्या बोले, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब के का वैल्यू पुट कीजिएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का ओनली वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू फाइंड करना होगा तो Q1 Q2 बाई 1/4 पाई एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। हम इसका बोलेंगे आप लोग को यूनिट लिखने के लिए। देखिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, देखिए Q1 का यूनिट कूलॉम और Q2 का भी यूनिट कूलॉम, सिंपल सी बात है। इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और यहाँ पे आर है, आर का मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट हुआ कि नहीं एप्सिलॉन नोट का, याद हो जाएगा आप लोगों को। इसका बोलेंगे आप लोगों को डायमेंशन लिखने के लिए, डायमेंशन भी आसान है। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, देखिए सबसे पहले क्या, कूलॉम, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, AT, उसके बाद फिर कूलॉम, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, AT,
न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपका mlt माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt माइनस 2, यहाँ पे L2 हो जाएगा। क्लियर? मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L। अब सबको आप ऊपर ले जाइएगा, तो m आपका किस में m1 है, तो m ऊपर में -1 हो जाएगा, L1 L2 तो L3 हो जाएगा ना, L -3 ऊपर जाएगा। तो अब देखिए t -2 और 2 ऊपर में फिर है, तो t का पावर कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे a का पावर कितना 2। ये किस चीज़ का डायमेंशन हुआ आपका एप्सिलॉन नोट। का एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में आता है एप्सिलॉन नोट का यूनिट क्या होता है और एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन क्या होता है, समझे। ये आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। कभी कभी देखिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनता ही बनता है, या तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पूछेगा आपसे, के का वैल्यू पूछेगा आपसे, के का यूनिट पूछ सकता है आपसे, एप्सिलॉन नोट का यूनिट पूछ सकता है, के का डायमेंशन पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम्स होगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम बोलेंगे आप लोग से कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है एप्सिलॉन नोट का। देखिए के इक्वल टू, हम अभी आप लोग को बोले के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4 पाई के आएगा, ठीक। अब 1/4 पाई के आएगा तो के का वैल्यू रखिए, समझे। 1/4 इंटू 3.14 इंटू के का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 का पावर 9। इसका पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 8.85 इंटू 10 का पावर -12। यूनिट हम कुछ देर पहले बता ही हैं, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ बताएं, उसके बाद ये बोले आप लोग कूलॉम्स लॉ डिपेंड करता है किस पे, फोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड पर, उसके बीच का डिस्टेंस पर और उसके बीच का मीडियम पर, ठीक। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कूलॉम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो कूलॉम्स लॉ डिपेंड करता है चार्ज पर, चार्ज का मैग्नीट्यूड पर, उसके बीच का डिस्टेंस पर, और डिपेंड करता है आप लोग का उसके बीच का मीडियम पर। मीडियम आपका जो कांस्टेंट वैल्यू के है, मीडियम कहाँ से आपका मिलेगा कांस्टेंट वैल्यू के से। देखिए जब आप लोग को अभी हम बताए थे या क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या पढ़े हैं? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जब कूलॉम्स लॉ में हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं तो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। हेडिंग लिखिएगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज दो चार्ज पार्टिकल्स है, वो सिचुएटेड है आपका इस ग्राफ में, देखिए ठीक। सपोज फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 यहाँ पे है और Q2 इस पॉइंट पे है, ठीक। Q1 यहाँ पे और Q2 यहाँ पे है। इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2, ठीक है। ये लाइन ज्वाइनिंग, इसका लाइन हम मान ले रहे हैं। अब देखिए दोनों जब फोर्स एग्जर्ट करेगा AB, इसका A और ये B प्लेस पर है, ठीक। जब दोनों फोर्स एग्जर्ट करेगा तो ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसको लोग F12 से डिनोट करते हैं, और जो इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा इसको लोग F21 से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक। अब हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों चार्ज के बीच का फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए लिखिएगा we know that F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वेक्टर R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका है आपका, Q1 का है। वेक्टर R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर आपका Q2 का है। वेक्टर Q1 आपका वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर किसका है। अब देखिए हम पहले देखते हैं कि वेक्टर लीड कर रहा है A से B में। वेक्टर कैसे लीड कर रहा है, A से B तक जब लीड करेगा द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम A टू B, जब A से B लीड करेगा, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं Q1 टू Q2, Q1 टू Q2। तो इस वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं AB से। किसे डिनोट करेंगे हम लोग, वेक्टर AB से, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे R12 से। किसको डिनोट करेंगे, इसको हम लोग R12 से। R12 का वैल्यू हो जाएगा आपका वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। देखिए जनरली इसमें सस्पेंस बहुत रहता है, इस पॉइंट में आज तक हम भी खुद सस्पेंस में रहते हैं। कहीं कहीं पे इसको वेक्टर R12 को वेक्टर R2 माइनस R1 लिखा हो रखे देखिएगा, और कहीं कहीं पे इसको R1 माइनस R2 लिखा हुआ देखिएगा। हर एक टाइप का बुक में अलग लिखा हुआ रहता है, तो क्या समझ में आता है, आप लोग जो मन में आए वही लिखिएगा, कोई भी गलती नहीं होगा, समझे। कुछ कुछ राइटर अपना अलग लिखा है। अब देखिए हम तो उतना जीनियस है नहीं। वेक्टर लीडिंग फ्रॉम क्या, Q2 टू Q1। जब Q2 टू Q1 लीड करेगा तो उसको लोग वेक्टर BC बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर BC। इसको लोग वेक्टर R21 से डिनोट करेंगे, जिसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। यही हिंट दिया हुआ था ना आप लोग का। अब देखिए कोई भी आपका क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म को डिनोट करने के लिए हम लोग को यूनिट वेक्टर को जानना होगा। तो दोनों का पहले हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक, इसको मिटा दें। यूनिट वेक्टर निकालेंगे R12 का। R12 कैब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर R12 अपॉन R12, वेक्टर R12 अपॉन R12 ये होगा ना। उसके बाद R21 का वैल्यू निकालिएगा। R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 अपॉन R21। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम फोर्स वेक्टर F21 निकालेंगे। फोर्स क्या निकालेंगे हम, F21। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई AB का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, AB का। R का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर एलॉन्ग AB। देखिए जब आप F21 निकालिएगा, F21 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर मतलब R12 का स्क्वायर। ठीक, I इंटू, देखिए डायरेक्शन देने के लिए हम लोग कैब लगाना पड़ेगा, ना, तो यहाँ पे R12 कैब हो जाएगा। ठीक अब देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिएगा आप, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई, इसके जगह पे R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक, I इंटू वेक्टर R12 या वेक्टर R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। F21 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब। और यहाँ पे डायरेक्शन देने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज किए हैं, तो R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। इसको अब इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पर जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को तो हम लोग निकाल लिए। अब फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है उसको हम निकालेंगे आसानी से, इसी के टाइप्स का। ठीक, उसको हम डिनोट करते हैं F12 से। किसे डिनोट करते हैं, उसको F12 से डिनोट करते हैं। देखिए उसी टाइप से अगर हम F12 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई,
देखिए यहाँ पे R12 का स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा आपका R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ 2 1 ही लिख देते हैं, Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर। ठीक, इंटू R21 कैब। ठीक, अब देखिए F12 वेक्टर F12 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका F12 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब और R1 माइनस R2, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे आप, F12 इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर इस टाइप का मिलेगा। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू हम निकाले थे F21। इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे F21, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। F12 इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग माइनस F21। अब देखिए जब हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स का जब फोर्स निकालें तो जब फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पर जो फोर्स लगा रहा था और सेकेंड पार्टिकल जो फर्स्ट पर फोर्स लगा रहा था, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम था। मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का है ना, बट निगेटिव सिंबल हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। क्लियर, अब ये बात याद रहेगा। फिर से हम लोग एक बात इसको रिवाइज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए कूलॉम्स लॉ को बताए, उसके बाद उसका लिमिटेशन बताए, उसके बाद ये बताया आप लोग डायरेक्शन। तो अब इसे याद रखना है कि जब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाता है तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, जैसा कि अभी हम प्रूव किए, और अपोजिट इन डायरेक्शन उसका फोर्स होता है। ठीक, क्लियर। अब देखिए कूलॉम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन भी होता है। ठीक, कूलॉम्स लॉ कुछ लिमिटेशन से पहले उसका कुछ कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक, देखिए ऐसे कुछ नोट पॉइंट्स हम दे रहे हैं, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, थ्री इंटू 10 का पावर 1 स्टेट कूलॉम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 का पावर 6 कूलॉम। ठीक, देखिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में भी देख रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो डालेंगे हम आप लोग को, पहले देख लेते हैं क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चार्ज को हम लोग मेनली रूप से 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चार्ज को हम लोग मेनली रूप से 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, चार्ज को हम लोग मेनली रूप से 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, इसका डिफिनेशन लिखिएगा तो कोई भी सरफेस में, ठीक ऐसे ही बोल सकते हैं सरफेस चार्ज सर्फेस ऐसा होता है
तो पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है या जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लिख सकते हैं आप लोग, द चार्ज distributed in per unit area is called सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को जनरली लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल एस अपॉन या डेल क्यू अपॉन डेल एस। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल क्यू अपॉन डेल एस। आपका यूनिट लिखने के लिए बोलेंगे तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको लोग बोलते हैं कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। 8:17 a.m. ठीक, सेकेंड होता है आप लोग का लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, सेकेंड होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, समझे। अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है एक लाइन पर, तो पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसको लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट लेंथ, जब पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसको लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है, पहले यूनिट से पहले फॉर्मूला इसका देखेंगे। इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेमडा से। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, लैम्डा से। याद रखिएगा इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल क्यू अपॉन डेल क्यू अपॉन क्या, डेल एल। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद है आपका थर्ड में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, समझे। तो कोई भी सरफेस में ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी 3D सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसको लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको लोग डिनोट करते हैं रो से। इसको लोग डिनोट करते हैं रो से। रो इक्वल टू होगा डेल वी अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल वी, डेल क्यू अपॉन डेल वी। इसका यूनिट लिखने के लिए बोलेगा आप लोग को, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यू। इसका होता है यूनिट कूलम्ब पर मीटर। क्लियर, इतना याद हो गया होगा आप लोग को, डेंसिटी तक क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को अब न्यूमेरिकल बताएंगे। उसके बाद एक पॉइंट और है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज का वीडियो में बस इतना ही।